इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। किसानवाणी कार्यक्रम सुन रहे हमारे तमाम श्रोता भाइयों बहनों को प्रतिभा बहन और सौरभ भैया की राम राम। किसान भाइयों बहनों, आप लोगों ने श्री भगवत गीता का ये श्लोक तो सुना ही होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ भी आप लोग बखूबी जानते ही होंगे कि जीवन में कर्म करते रहिए, फल की चिंता ना करें। भाइयों बहनों, युग बीतते जाते हैं पर समय अपनी चाल से सदैव चलता रहता है। पीढ़ियां आती है, पीढ़ियां गुजर जाती है। सभी लोग संसार में अपना अपना कर्म करके जीवन के अंतिम सत्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हाँ प्रतिभा बहन, आपने तो बिल्कुल गहरी बात कह दी। सही में जीवन कर्म के अलावा आखिर है ही क्या। पूरी उम्र भर सुबह से शाम तक सभी लोग अपने अपने निर्धारित कर्म को करने में जुटे रहते हैं और सही भी है, कर्म ही जीवन है, कर्म ही पूजा है। बिल्कुल सौरभ भैया, कर्म की बात है तो ये कर्म ही सबके जीवन का लेखा जोखा होते हैं। किसी ने कहा भी है ना कि कर्म की गति न्यारी। अच्छे कर्म जहाँ व्यक्ति को चरित्रवान बनाते हैं, वहीं बुरे कर्म जीवन को पतन की ओर ले जाते हैं। हाँ हाँ प्रतिभा बहन, आज तो आप एकदम आध्यात्मिक मूड में लग रही हैं, पर देखा जाए तो यही जीवन का परम सत्य है। इसलिए कुछ भी कहने से पहले इंसान को सोच समझकर ही कदम उठाना चाहिए, है ना, जिससे कि आपके द्वारा किए गए कामों से परिवार, समाज और राष्ट्र और पूरे ब्रह्मांड का भला हो सके। बिल्कुल हाँ भैया, देखा जाए तो छोटे मोटे कामों के द्वारा ही हम पूरे सामाजिक परिवेश का उत्थान कर सकते हैं। पहले से ही सोच विचार कर किए गए कामों से न केवल हम अपने समय का सदुपयोग कर पाते हैं, बल्कि अच्छा प्रतिफल भी प्राप्त कर पाते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए ना, आज की बात का विषय भी समयबद्ध तरीके से काम करने पर आधारित है। अगर पूरे माह के कृषि कार्यों की योजना यदि हम पहले ही बना लें तो न केवल हमारे सभी काम समय पर होंगे, है ना, बल्कि उत्पादन भी गुणवत्तापूर्ण होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारी आज की बात का विषय फरवरी माह के कृषि कार्य पर है। साथ ही चर्चा होगी बागवानी किसानों के लिए पैक हाउस की व्यवस्था विषय पर। और भाई आज हमारे बीच मेहमान भी है, तो आज के मेहमान क्रम में ग्राम भूमका विकासखंड हर्रई के निवासी पूरनलाल इनवाती से जैविक फल और सब्जी उत्पादन पर हमारे सौरभ पटेल भैया की बातचीत होगी, यानी भेंटवार्ता होगी। हाँ, तो ये सब हम करेंगे। तो चलिए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। देखिए शादी ब्याह का समय चल रहा है ना प्रतिभा बहन, तो एक बधाई गीत के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जिसमें आवाज है श्रीमती सुरेखा नामदेव, नोत्री सोनी, किरण शुक्ला और इनके साथियों की। चलिए सुनते हैं ये गीत। और प्रतिभा बहन, इस बधाई गीत को सुनने के बाद अब समय है कि हम आज की बात करें। और आज की बात का जो विषय हमने लिया है फरवरी माह के कृषि कार्य। बिल्कुल सौरभ भैया, देखिए ना किसान भाइयों बहनों, फरवरी माह शुरू हो गया है और हम देखते हैं कि हमारे आसपास चारों तरफ मौसमी फूलों की बहार हमारे मन को मोह रही है। बिल्कुल इसी बीच हमारे किसान भाई जुटे हुए हैं अपने खेती के कामकाज में, क्योंकि भाई ये माह बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे किसान भाइयों बहनों के लिए। बिल्कुल, क्योंकि मौसम में उतार चढ़ाव को देखते हुए, है ना, इस समय फसल की निगरानी हमें बहुत जरूरी करना है।
इसी समय अक्सर गेहूं में क्या होता है और चने में जो फसलें हमारी लगी हुई है उनमें रोगों की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि मौसम आप देख रहे हैं अभी बादल बन रहे हैं ना। बिल्कुल। तो भैया आपको हम बताते हैं कि इस माह में आप कौन कौन से आवश्यक जो है कृषि कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल भैया। समय से बोई गई जो हमारी गेहूं की फसल है ना, हाँ। अब ये फसल फूल की अवस्था में आ गई होगी, तो भाई इस समय चौथी सिंचाई आप जरूर कर लें। जिन लोगों ने नहीं की होगी उनके लिए कह रहे हैं। गेहूं में गेरुआ रोग दिखने पर अगर दिखता है आपकी फसल में, तो आप उसमें जिनेब 3 ग्राम या ट्राई एडीमिफॉन 50 मिलीग्राम प्रति 10 लीटर पानी का आप उसमें छिड़काव कर सकते हैं। बिल्कुल। और हमें आपने पहले ही बता दिया कि निगरानी करते रहना है ना, तभी हमें समझ में आएगा कि रोग लगा है या नहीं। बिल्कुल भैया। तो अगर आपने चना लगा के रखे हैं तो चना में फल आने से पहले ही आप सिंचाई कर दें। और अगर फूल की अवस्था हो तो इस समय हमें सिंचाई करने से बचना चाहिए, क्योंकि सिंचाई करने से हमारे फूल जो है झड़ सकते हैं और नुकसान हो सकता है। किसान भाइयों, चना, मटर और मसूर में फली छेदक कीट के लिए जो नियंत्रण करना है हमें, तो उसकी सुंडियों के नियंत्रण के लिए हम क्या कर सकते हैं, उन्हें हाथ से पकड़कर हम हटा सकते हैं, खेत से नष्ट कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। और इसके अलावा हम किसान भाइयों से कहेंगे कि आप अपने खेत में टी आकार की बांस की खूंटियों को भी गाड़ सकते हैं, हाँ, है ना, ताकि खूंटियों पर चिड़िया बैठ सके और कीट और इल्लियों का नियंत्रण हो सके। बिल्कुल। चने में अक्सर हम देखते हैं फली छेदक और सेमी लूपर की संख्या बढ़ जाती है ना, तो इस मौसम में ये भी बहुत लगती है। तो इसके नियंत्रण के लिए हम आपको बता दें, मोनोक्रोटोफॉस 36 EC 750 मिलीलीटर प्रति लीटर दवा का आप छिड़काव 8800 से लेकर 1000 लीटर पानी में घोल करके कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे प्रतिभा बहन, जो आपने खूंटियों वाली बात कही कि अगर हम खूंटी लगा दें टी आकार की खेतों में, तो जो चने में इल्ली है या दूसरी फसलों के जो कीट हैं उनको दूसरे पक्षी भी आकर और खा सकते हैं, नियंत्रित हो सकते हैं। बिल्कुल। गन्ने की बुआई का सही समय भी ये फरवरी माह के बीच का समय जो है वो गन्ने की बुआई के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप गन्ना लगाना चाहते हैं तो अच्छी उन्नतशील नवीन प्रजातियों का आपको चुनाव करना चाहिए, जिससे कि अच्छा उत्पादन मिल सके। हाँ, आप चाहे तो कृषि विभाग में जाकर भी इसके बारे में जांच पड़ताल संपर्क कर सकते हैं, ग्राम सेवक से सलाह ले सकते हैं। साथ ही सूरजमुखी की बुआई का भी सही समय आपको बता दें, फरवरी माह का दूसरा पखवाड़ा होता है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। और हम अक्सर जो बात कहते हैं एक बार फिर दोहरा देते हैं कि भाई फसल को बोने से पहले उसका बीजोपचार आप जरूर कर लें। बहुत कोई जरूरी भी फसल है। बोएं आप। बिल्कुल, बीजोपचार करके ही बोएं। फल जैसे कि अंगूर, आड़ू, अनार, नाशपाती जैसे फलों को फरवरी माह में लगा सकते हैं, है ना। इसी तरह कद्दू वर्गीय सब्जियां जैसे कि लौकी, करेला के अलावा बरबटी, भिंडी और ग्रीष्मकालीन सब्जियों के अच्छे अंकुरण के लिए जो अभी तापमान है वो अनुकूल है, तो अच्छी तरह से खेत को तैयार कर लें, मिट्टी को भुरभुरा कर लें और खेत को तैयार करके फसलों की बुआई कर दें। बिल्कुल सही कहा भैया। और भैया आम में भी बौर आ गए हैं, इस समय हम देखते हैं कि आम भी बौर में फल गया है। बिल्कुल। तो आम फसल में मिली बग से बचाव के लिए पेड़ में जमीन से ऊपर लगभग 1 फीट में ग्रीस बैंड लगाएं और पेड़ों के नीचे जमीन की जुताई करके क्लोरोपाइरिफास 1.5% चूर्ण का छिड़काव कर सकते हैं। बिल्कुल। साथ में आम में लगने वाले फुटका कीट के प्रकोप अगर आपको दिखता है ना, तो मिथाइल डिमेटोन 25 मिलीलीटर की ये दवा है, या डाइमेथोएट 30 EC दवा को 2 मिलीलीटर प्रति लीटर की पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। और शाम के समय आम के बगीचे में आप क्या करें, जगह जगह सूखा कचरा इकट्ठा कर लें और इसे जलाकर उसमें गंधक का चूर्ण डाल दें, तो उसका धुआं होगा, उससे भी काफी राहत मिलती है, कीड़े नष्ट हो जाएंगे। हाँ। किसान भाइयों, सरसों अगर आपने लगाई है तो सरसों में हम देखते हैं कि माहू का प्रकोप ज्यादा पाया जाता है। तो भाई माहू, जिसको हम एफिड भी कहते हैं, तो इसका प्रकोप बढ़ने की संभावना अगर हो तो उसकी रोकथाम के लिए आप डाइमिथोएट 30 EC 1000 मिलीलीटर प्रति लीटर
प्रति हेक्टेयर की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं अपने छिड़काव कर खेतों में। सकते हैं, बिल्कुल। और कीटों का नियंत्रण बहुत जरूरी है फसल के प्रभावी अच्छे उत्पादन के बिल्कुल, लिए, है ना। इसलिए हम कहते हैं कि समय से अपने फसलों पर निगरानी रखें। बिल्कुल। तो समय रहते अगर आपने इन सब तरीकों को अपना लिया तो आप फसल आपकी जो है अच्छी हो पैदावार जाएगी। देगी, है ना। ग्रीष्मकालीन फसलों की बुआई के पहले दीमक और अंड जड़ के हानिकारक कीटों से बचाव के लिए मिट्टी का उपचार बहुत जरूरी होता है। तो क्लोरोपायरीफास जो होता है 1.5% चूर्ण से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से ये आप उपयोग करके और उपचारित कर सकते हैं मिट्टी को, क्योंकि मिट्टी उपचारित रहेगी तो फसल को अच्छी बढ़वार मिलेगी, है ना। और कीट और रोग भी फसल में नहीं लगेंगे, है ना, नियंत्रित हो सकेंगे समय रहते अगर आपने फसलों की निगरानी की तो। और मिट्टी परीक्षण और ये सब चीजें जो हम अक्सर बोलते रहते हैं तो आप इसका जरूर ध्यान और रखें। बीज उपचार की बात जो आपने कही वो भी ध्यान रखें। तो ये अभी हमने बातचीत की फरवरी माह के कृषि कार्यों पर, आज की बात हमने की। और हम अब एक महत्वपूर्ण संदेश सुन लेते हैं। बिल्कुल। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। सौरभ भैया, अभी हमने महत्वपूर्ण संदेश अपने किसान भाई बहनों को सुनवाया। और अब हम जुड़ रहे हैं हमारे आज के मेहमान क्रम से। तो आपको बता दें, ग्राम भूमका विकासखंड हर्रई के निवासी पूरनलाल इनवाती से जैविक फल और सब्जी उत्पादन पर हमारे सौरभ पटेल भैया की बातचीत आप सुन सकते हैं। किसान भाई बहनों, आज का मेहमान क्रम बहुत ही खास है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं ग्राम भूमका विकास खंड हर्रई के निवासी पूरनलाल इनवाती जी, जो कि जैविक प्राकृतिक तरीके से खेतीबाड़ी करते हैं और विभिन्न प्रकार की फसलें और फल अपने कृषि फार्म में उगाते हैं। तो पूरनलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और सभी किसान भाइयों बहनों की ओर से आपको राम राम। सभी किसानों भाइयों को मेरे तौर से राम राम। तो पूरनलाल जी, जैसे आपके फार्म में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो फलों के पौधे हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ आंवला लगा है, आम लगे हैं, केले का बगीचा लगा है, और बहुत सारी मुझे सब्जियों की बेल वगैरह भी दिखाई दे रही है। तो ये सब फल और सब्जियां जो है, क्या आप जैविक तरीके से उगाते हैं? जी, जैविक तरीके से लगाते हैं और इसमें हम जीव अमृत का ज्यादा उपयोग करते हैं। भटा है, टमाटर है, मिर्ची है, आलू है, अदरक है, लहसुन है, गोभी है, प्याज है, सारी चीज लगाते हैं, सारी जैविक है। तो इसमें हम पूरी जैविक खाद का उपयोग करते हैं। हमारे पास में केंचुआ खाद भी है, उसका उपयोग करते हैं और जीव अमृत का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, क्योंकि जीव अमृत बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और ज्यादा खर्च नहीं आता, इसलिए हम उसको ज्यादा उपयोग करते हैं। और सारी सब्जियां में, सारे पेड़ पौधे में, सारे फलदार वृक्ष में हम उसी का ही उपयोग करते हैं। जीव अमृत बनाते हैं हम तो 10 लीटर गौमूत्र लेते हैं, 10 किलो गोबर लेते हैं, 2 किलो बेसन लेते हैं, 2 किलो गुड़ लेते हैं और 200 ग्राम मिट्टी लेते हैं। मिट्टी पीपल के नीचे की लेते हैं या फिर बड़ के नीचे की लेते हैं। फिर उसको एक ड्रम में रखते हैं, 200 लीटर पानी का ड्रम में रखते हैं और वहां से फिर अपन उसको डंडे में, एक डंडे से चलाते हैं दिन में 2 बार तक। 1 मिनट उल्टा चलाते हैं और 1 मिनट सीधा चलाते हैं। तो 48 घंटा में 1 एकड़ की खाद बन करके तैयार हो जाती है। तो हमको खर्च आता है, सिर्फ गुड़ में भर पैसा लगता है तो 80 रुपया से लेके तो 100 रुपया का खर्च आता है हमको 1 एकड़ की खाद बनाने में। और यहाँ हमने सारे पौधे लगाए हैं। पूरनलाल जी, आपने बताया कि बहुत सारे फलदार वृक्ष आपके लगे हुए हैं, जैसे हमें दिख भी रहा है, जैसे केले का बगीचा लगा है। तो ये कितनी जगह में आपने लगाया है? सर जी लगभग 1 एकड़ में लगे हैं और 800 पौधे हैं सर जी। केले के तो इनको हमने गुजरात से बुलवाए हैं जी।
तो गुजरात से बुला करके जी हमने 800 पौधे और जी लगभग 1 एकड़ में लगाए हमने इनको जी। और इससे हमारी आय कम से कम नहीं तो खर्च निकाल करके 4 लाख रुपया शुद्ध बचने की संभावना है हमको। ये बताइए, इतनी सारी फसलें आपने लगा के रखी जी। हैं, इनका प्रबंधन कैसे करते हैं और सिंचाई, खास तौर से इनमें सिंचाई करने के लिए आपके पास कौन से साधन हैं? सर जी सिंचाई के लाने मेरे पानी के लिए 2 ट्यूबवेल हैं और पानी सिंचाई के लिए मेरे पास में ड्रिप इरिगेशन है। अच्छा। तो ड्रिप इरिगेशन जी उद्यान विभाग से मिला है मेरे को जी। शासन की योजना से उद्यान विभाग से मिला है, तो जो ड्रिप इरिगेशन से पानी बकता है। जी। इंद्रवती जी, जैसे कि कोई भी फसल हम लगाते हैं तो उनमें रोग और कीटों की संभावना होती है, रोग और कीट आते हैं, तो हमें ये बताइए कि आप जैविक तरीके से कैसे उनका नियंत्रण करते हैं? सर जी देखिए, एक तो प्राकृतिक पद्धति से यदि अपन ने खेती कर रहे हैं जी। यदि जीवामृत का उपयोग करे हैं आपने, तो आपकी एक तो बीमारी लगेगी नहीं जी। सबसे पहली चीज तो बीमारी लगेगी नहीं, और जैसी बीमारी लग भी गई तो फिर उसका अपन जैविक कीटनाशक बनाते हैं, तो जिसमें 2 किलो नीम की छाल लेते हैं, 2 किलो जमरासा की छाल लेते हैं और 2 किलो साले की छाल लेते हैं और 2 किलो सीताफल की पत्ती लेते हैं और 2 किलो अकोना की पत्ती लेते हैं और 10 लीटर पानी में उसको चुड़ाते हैं और चुड़ा करके इतना चुड़ा लेते हैं कि वो 5 लीटर बचे। फिर उसको छान करके मटेरियल को बाहर कर देते हैं, फिर उसमें 10 लीटर गौमूत्र मिलाते हैं और 10 लीटर गाय की मही मिलाते हैं, फिर उसको एक डिब्बे में रख करके और फिर 18 से 20 दिन तक उसको पकाते हैं और पकाने के बाद में फिर 14 लीटर पानी भरते हैं पंप में और 1 लीटर दवाई मिलाते हैं और स्प्रे कर देते हैं, जिससे पूरे कीट बीमारी है नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। जी। तो इस दवा का जो आपने बताया, इससे किसी भी प्रकार के कीट और जो रोग हैं वो सभी नष्ट हो जाते? कोई भी कीट रहे इससे नष्ट हो जाएगा, बच नहीं सकेगा वो। एक तो पहली बात लगेगा भी नहीं। जी। अच्छा, मैंने अभी आपके खेत में देखा कि जो भी पौधे लगे हुए हैं बड़े ही चमकदार और स्वस्थ दिख रहे हैं जी। तो इसका क्या राज है? इसका कारण यही है सर जी कि हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और इसमें रासायनिक खाद दवाई नहीं डल रहा है, इसलिए पौधा भी स्वस्थ है और उसका फल भी स्वस्थ है और सारी चीज है अच्छी है। और हमने सारे पौधे लगा कर रखे हैं कि दूसरा किसान आए और यहाँ देखे और सीखे और खुद भी करे, तो इसलिए हमने यहाँ सारे पौधे लगा कर रखे हैं। लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है, तेजपान है, एप्पल वेर है, सेब है, काजू है, बादाम है, चीकू है, ये सारे पौधे हमने यहाँ लगा कर रखे हैं। पूरनलाल जी, आते समय हमने एक तालाब देखा आपके ही खेत से लगा हुआ है, तो क्या इससे सिंचाई के लिए आप उपयोग करते हैं तालाब का? नहीं सर जी, ये सिंचाई के लिए उपयोग नहीं करते, उसमें मछली पल रही है, मछली के साथ में हम मुर्गी पालन भी कर रहे हैं सर जी। तो और इसमें सब कृषि विभाग, उद्यान विभाग, आत्मा परियोजना और पशुपालन डेयरी विभाग और पंचायत विभाग का सबसे ज्यादा योगदान है और शासन का योगदान है। आज से 3 साल पहले उसमें 45 किलो हमने बीज डाला था, तो जिसमें आज एक मछली का वजन 3 से 4 किलो का हो गया है। छिंदवाड़ा जिले के अंदर के जो भी किसान यहाँ देखने के लिए आएंगे तो मैं उनको यहाँ कोई रोक नहीं है देखने के लिए, और मेरे से जो भी वे पूछेंगे, मार्गदर्शन पूछेंगे, तो मैं उनको पूरा मार्गदर्शन दूंगा। और मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरे जिले का किसान यहाँ आकर के देखे और सीखे और प्रकृति पद्धति को करे और जैविक खेती करे, इसलिए मैं भी ये चाह रहा हूँ और मेरी भी ये सोच है कि दूसरा किसान यदि मेरे से कोई चीज पूछेगा तो मैं उसको जरूर बताऊंगा। पूरनलाल जी, अंत में चलते चलते आप हमारे सभी किसान भाइयों बहनों से क्या कहना चाहेंगे? मेरे छिंदवाड़ा जिले के सभी किसान भाइयों बहनों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज्यादा नहीं तो आधा एकड़ में सभी जैविक खेती करें और सारी चीज की खेती करें, सब्जी की खेती करें, फल की खेती करें, अनाज की खेती करें और शुद्ध अनाज सब्जी खाएं और अनेक प्रकार के जो जानलेवा बीमारी हैं इनसे बचें और अपना परिवार को बचाएं और अपनी धरती माता को बचाएं। धरती माता यदि स्वस्थ रहेगी तो अपना भोजन भी स्वस्थ मिलेगा। रासायनिक खाद दवाई का उपयोग ना करें, रासायनिक खाद दवाई को यदि उपयोग करेंगे तो एक दिन अपनी जमीन बंजर बन जाएगी, कुछ भी नहीं होने का। जो आने वाली जो संतान है उसको बहुत बड़ी दिक्कत उठाने पड़ेगी। तो इसलिए सारे जिले के किसानों को, छिंदवाड़ा जिले के सारे किसानों को मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती करें, जैविक खेती की तरफ आए और फल फूल लगाएं, पेड़ पौधा लगाएं, जिससे कि अपनी पर्यावरण को भी सुरक्षित रखें, शुद्ध रखें पर्यावरण को। तो इतना कह करके मैं जो भी किसान, छिंदवाड़ा जिले के किसान भाई बहन बंधु जो भी आना चाहते हैं, तो जय श्री निरपत दादाजी कृषि फार्म में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। पूरनलाल जी, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला। हमारे सभी किसान भाइयों बहनों को जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी, अपने अनुभव बताए, इसके लिए पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से और सभी किसान भाइयों बहनों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम। किसान भाइयों बहनों, आज के मेहमान क्रम में अभी आप सुन रहे थे
ग्राम भूमिका विकासखंड हर्रई के निवासी पूरनलाल इनवाती से जैविक फल और सब्जी उत्पादन पर सौरभ पटेल की भेंटवार्ता। और प्रतिभा बहन, अब हम सुनते हैं एक दादरा गीत जिसमें आवाज़ है रेखा गुप्ता और भंजना गुप्ता की। तो चलिए सुने। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं।
यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। प्रतिभा बहन और संदेश के बाद अब हम कर लेते हैं आज की चर्चा बागवानी किसानों के लिए पैक हाउस की व्यवस्था पर। बिल्कुल भैया, पैक हाउस के बारे में आपने बात की तो सौरभ भैया, हमारे ऐसे किसान भाई जिनके फलों के बड़े बड़े बाग बगीचे हैं, उन्हें अपनी फसल रखने के लिए कई बार बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत दिक्कत आती है और व्यवस्था ना होने पर कई बार उनकी फसल का बड़ा हिस्सा जो है खराब भी हो जाता है, जिससे आर्थिक हानि उठानी पड़ती है उनको। किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि आप अपनी फसल को सुरक्षित रखने के लिए पैक हाउस को बना सकते हैं और या किसी अन्य पैक हाउस में भी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए तो भाई, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आखिर पैक हाउस क्या है और ये कैसा होता है। बिल्कुल भैया, बागवानी किसानों के लिए पैक हाउस एक महत्वपूर्ण फसल कटाई उपरांत केंद्र होता है, जहां फलों और सब्जियों की सॉर्टिंग, जिसको हम छटाई कहते हैं, ग्रेडिंग, धुलाई और पैकेजिंग एक छायादार स्थान पर होती है। हाँ, ये 30% तक फसल को खराब होने से बचाता है और उपज की गुणवत्ता को लंबे समय तक बनाकर रखता है। आपको बता दें कि सरकार इस सुविधा के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत 50% या उससे अधिक सब्सिडी दे रही है। बिल्कुल भैया, पैक हाउस की कुछ मुख्य विशेषताएं और महत्व पर भी हम बात कर लें। बिल्कुल। पैक हाउस फसल कटाई के बाद की प्रक्रिया के लिए एक साफ सुथरा और व्यवस्थित स्थान होता है, जो कि खाद्य और कृषि संगठन, जिसको हम FAO कहते हैं, बिल्कुल, उसके दिशा निर्देशों के अनुसार होता है। साथ ही ये सूर्य की सीधी किरणें
और धूल से उपज को बचाकर उसके जीवन चक्र को बढ़ाता है। बिल्कुल किसान भाइयों, प्रमाणित पैक हाउस के माध्यम से आप अपने उत्पादों को यूरोपीय संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात करने की योग्य बना सकते बिल्कुल हैं। किसान भाइयों, पैक हाउस की स्थापना के लिए आमतौर पर आपको बताएं 4 लाख रुपए की इकाई लागत पर लगभग 35% से 50% तक सरकारी सब्सिडी भी उपलब्ध है। और सामान्य क्षेत्रों में लगभग 50 लाख रुपए की इकाई लागत पर 17.5 लाख रुपए तक की यानी 35 से 50% तक अनुदान मिल सकता है। और अगर आप पैक हाउस बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप उद्यान विभाग की वेबसाइट या जिला कार्यालय से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पात्रता के बारे में आपको बता दें तो भैया आप स्वयं यानी कि व्यक्तिगत किसान, किसान उत्पादक संगठन और स्वयं सहायता समूह यानी कोई भी किसान इसे स्थापित कर सकता है। साथ ही 3 साल तक के लिए मान्यता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल पैक हाउस के लिए जरूरी यानी कि आवश्यक स्थानों के बारे में आपको बता दें तो ये जो है ऊंचे और समतल स्थान पर होना चाहिए जहां पर बारिश का पानी ना भरे और ट्रकों के आने जाने के लिए, अनलोडिंग के लिए जगह जो है पर्याप्त होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात ये भैया कि पैक हाउस खेत के पास होना चाहिए ताकि कटाई के बाद जल्दी प्रसंस्करण इसका हो सके। बिल्कुल, तो इसी तरह से आप चाहें तो पैक हाउस बनाकर अपनी फसल को, उपज को अधिक समय तक सुरक्षित और संरक्षित रख सकते हैं, है ना। और यही थी हमारी आज की चर्चा बागवानी वाले किसानों के लिए पैक हाउस की व्यवस्था पर, है ना। अब समय है सभी किसान भाइयों बहनों से विदा लेने का, तो सभी को सौरभ भैया की और प्रतिभा बहन की राम राम, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।